हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल PHU विद सिराज, जिसमें हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली फिजिकल एजुकेशंस जो सब्जेक्ट है हम लोगों का उस पर हम लोग तैयारी कराते हैं, जिसमें KBS TGT PGT या फिर BPED MPED या MPTET इस तरीके की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बीट कर सकते हो, जिसमें हम रेगुलर वे में आपको 10 क्वेश्चन ही मात्र देते हैं और उस 10 क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं ताकि वो आज इस 10 क्वेश्चन से ही तैयारी कर सकें। जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कोशिका को पावर हाउस कहलाता है, इनमें से कौन है। ठीक है, तो जैसे वैक्यूल, केंद्रक या गोल्जी बॉडीज या फिर डी हमारा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसमें आप लोगों को पता है कि साफ साफ दिख भी रहा है कि हमने इसको बोल्ड कर रखा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, आप लोग चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने सेम क्वेश्चंस रखा है कि कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहलाता है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस दोनों मिलते जुलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली या सेंट्रोसोम। तो हमारा आंसर है, आप लोगों को पता है कि दिखाई भी दे रहा है कि कोशिका को ऊर्जा केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है कौन कौन से। 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वह कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। इसके अंदर हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है, उस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। कोशिका का नियंत्रक केंद्र नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का क्रियाओं का निर्देश करता है, नाभिक को घेरे रखती हैं तथा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा से अलग करती हैं। नाभिक में 2 प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं, जिसमें पहला है क्रोमोसोम्स एंड नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियोली। ठीक है, क्रोमोसोम एक लंबे धागे की तरह होता है जिसमें पदार्थ रहते हैं। डीएनए से जीन का निर्माण होता है। ये आनुवांशिकता का मूल इकाई जीन अभिभावकों से बच्चों तक अभिलक्षण पहुंचाते हैं। दूसरा हमारा जो था न्यूक्लियोली, ऐसे रूप हैं जो विशेष क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। न्यूक्लियोली राइबोसोम बनाने का सहायक करते हैं। न्यूक्लियोली जो प्रोटीन का तथा आरएनए का निर्मित करते हैं, दोनों का यह क्या करते हैं कि निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेब्रियन, लाइसोसोम एंड हाइड्रा। तो जो हमारा आंसर होगा DC होगा, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यानी सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंग को टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग यानी कि लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी कि या तो टूट फूट जाती है या मर जाती है, तो यह लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका के आत्मा की थैली कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना या उनमें अंतर किया जा सकता है, ये बताना है। तो जिसमें छाया चित्र देख करके किसी का अंतर
पहचान सकते हैं, या फिर शरीर के प्रकार को देख करके पहचान सकते हैं, या फिर विद्यालय के रिपोर्ट के द्वारा उसे पहचाना जा सकता है, या फिर डीएनए जांच द्वारा। तो जो हमारा आंसर होगा डी होगा, डीएनए के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पहचाना या उसके अंतर जो है कि किया जा सकता है। इसके अंदर हमने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जैसे डीएनए की जांच किया तो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और उसमें अंतर किया जाता है। डीएनए के रूप चित्र यानी कि जो डीएनए का रूपरेखा है उसकी खोज जो है जेम्स वाटसन फ्रांसिस के द्वारा किया गया था। किसने खोजा था? फ्रांसिस के द्वारा किया गया था। कब? 1953 में इसकी खोज जेम्स वाटसन ने किया था। ठीक है, इस खोज के लिए उन्हें सन या वर्ष 1960 में आप देख सकते हैं यहाँ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछता भी है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, यानी कि उनके फुल फॉर्म होते हैं डीएनए के। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा 4 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि इसमें किस तरीके से व्यक्ति को पहचाना जाता है, तो डीएनए के द्वारा पहचाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जेम्स वाटसन जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कब की थी? 1953 में। और इस खोज की वजह से जब इन्होंने खोजा था तो उसमें इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार पर से सम्मानित किया गया था 1962 से, और डीएनए का फुल फॉर्म। तो इतने सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या अक्सर क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। तो आपको पता है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 46 जोड़ी, या फिर तो टोटल या यहाँ पे देखिए आंसर होगा हमारा 23 जोड़े जो क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 23 अर्थात 46 होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या है 23 जो कि 46 हो जाती हैं। इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा एक जोड़ी 23वीं जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र यानी कि 6 क्रोमोसोम होते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र X गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में X तथा एक Y गुणसूत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? हीमोफीलिया होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु डी हमारा ऑप्शन है, श्वेत रुधिराणु कोशिभक्षी हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में। देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में एक ऐसा विकार होता है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि जेनेटिकली रोग होता है। इसके लक्षण में कई बड़ी या गहरी खरोंचें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द या सूजन, अनपेक्षित रक्तस्राव या मूत्र या मल में रक्त का शामिल होना, ये सब इसमें जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हीमोफीलिया में। अब इसको जो है कि किसको हीमोफीलिया के फादर कहा जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे जो इन्होंने वंशानुक्रत क्रम में सिद्धांत के विकास का किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था, जिस पे आधारित करके इनको इस चीज़ की वजह से इनको फादर ऑफ आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो शरीर की संरचना यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी है, जो कि शरीर रचना विज्ञान को हम शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। अगर हम बात करें हड्डियों के अध्ययन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा ए होगा, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन में। ठीक है ना।
और इसके अलावा अगर हम मायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मायोलॉजी जो है कि मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह आप लोगों के लिए होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमको बताएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि नवजात शिशु में कितने हड्डियां यानी बोन्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग हमारे कमेंट में करके हमको रिप्लाई दोगे, ताकि हम देखेंगे आप लोग कैसे रिप्लाई देते, कितना स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तब तक के लिए दोस्तों आज हमारा इतना ही क्वेश्चंस होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे आप लोग सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जाते जाते आप लोगों को जाते जाते एक चीज़ और कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।